सब्सक्राइब करें RS स्टडी पॉइंट 10 को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं अजय सर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 का फसल उत्पादन। इसमें मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा 14 और इस टॉपिक का नाम है फलों की खेती सेकंड। और बच्चों, इससे पहले मैं आपको फलों की खेती फर्स्ट में आपको पढ़ा चुका हूं, जो कि अपना टॉपिक था 13। और बच्चों, इससे पहले मैं आपको वीडियो 1 से लेकर 13 तक आपको मैं अच्छी तरीक़ा से पढ़ा चुका हूं। तो बच्चों, पहले आप उन वीडियो को देखना और उसके बाद आप बच्चों इसे देखना। तो चलिए यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। फलों की खेती सेकंड है उसे। इसमें मैंने सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन लिया है कि आम के एकांतर फलन और अमरूद की बहार फलन क्या क्या आशय है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे बताना है जो आम की एकांतर फलन होती है वो क्या चीज़ होती है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे जो कि आम की एकांतर फलन है उसे, तो आम की किस्मों के अनुसार एक वर्ष फूल आना व फल आना तथा दूसरे वर्ष फूल व फल न आना, इस प्रकार अनियमित रूप से फूल व फल आना ही एकांतर फलन कहलाता है। तो बच्चों, आपको अच्छी तरीक़ा समझ में आया होगा कि आम की एकांतर फलन क्या होती है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि जो अपना आम का पेड़ होता है उस पर एक साल फूल और उसका फल आना और एक साल ना आना ही उसे ही बच्चों आम की एकांतर फलन कहते हैं। अब यहाँ पे बच्चों देखते हैं जो अपने अमरूद की बहार फलन थी उसे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अमरूद की बहार फलन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे उत्तरी भारत में अमरूद में फल वर्ष में 3 बार आते हैं, जिसे अमरूद की बहार फलन कहते हैं। तो जो अपना उत्तरी भारत है उसमें अमरूद जो अपना एक वर्ष होता है उसमें एक वर्ष में जो 3 बार आते हैं अमरूद के फल, उसे अमरूद की बहार कहते हैं। अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट है, आम की खेती पर वर्णन कीजिए। और बच्चों, यहाँ पे जो अपने आम की खेती है उसके बारे में बताना है, उसका वानस्पतिक नाम बताना है, कुल बताना है और इसका उत्पत्ति स्थान बताना है। और बच्चों, यहाँ पे जलवायु बतानी है, जो आम होता है ना उसकी जलवायु कैसी होनी चाहिए। और बच्चों, उसके लिए भूमि भी बताना है और उसकी तैयारी भी। यहाँ पे नंबर 5 है अंतरास्य और नंबर 6 प्रसारण की विधियाँ हैं। और यहाँ पे उन्नतशील किस्में हैं, वो जातियाँ भी बताना है, इसकी रोग एवं कीट बताना है, उपज बताना है और महत्व बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो अपना आम का वानस्पतिक नाम है। तो यहाँ पे आम का वानस्पतिक नाम है बच्चों मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है बच्चों, तो ये आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना होगा कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है, तो मैंजीफेरा इंडिका। और बच्चों, एक कुल है इसका एनाकार्डियेसी। तो इसका कुल क्या है बच्चों, एनाकार्डियेसी। ठीक है, यहाँ पर नंबर 2 देखते हैं इसका उत्पत्ति स्थान। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्पत्ति स्थान है इंडिया या बर्मा। ठीक है, अब चलते हैं। आम उष्ण जलवायु का पेड़ है तथा यह समशीतोष्ण जलवायु में अच्छी वृद्धि करता है और इसकी अच्छी पैदावार के लिए 70 से 80 फ़ारेनहाइट अच्छा माना जाता है। मतलब बच्चों, यहाँ पे सर्वोत्तम या फिर अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं जो कि अपनी भूमि है, जो आम के पेड़ हैं उनके लिए भूमि कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं आम के लिए सभी प्रकार की भूमियों में उसे उगाया जा सकता है, परंतु उसके लिए दोमट या मटियार दोमट जिसकी गहराई 2 मीटर तक हो वह सबसे अच्छी मानी जाती है या सर्वोत्तम मानी जाती है। और भूमि की तैयारी 10 बाई 10 मीटर की दूरी पर 1 बाई 1 का गड्ढा करके या फिर उसे खोद कर तैयार कर लेना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पे जो अपनी भूमि है उसके बारे में मैंने आपको अभी बता दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रसारण। तो यहाँ पे प्रसारण देखते हैं इसका। आम का प्रसारण लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों विधियों से किया जा सकता है। वानस्पतिक प्रसारण में एनार्चिंग विधि
के द्वारा आम का प्रसारण किया जाता है। यहाँ पे बच्चों देखते हैं नंबर 6 उन्नतशील जातियाँ या फिर उसकी किस्में। तो यहाँ पे देखते हैं आम्रपाली, सिंधु, चौसा, लंगड़ा, दशहरी, नीलम, बेल्लारी, चंद्रकर्ण आदि। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये इसकी उन्नतशील जातियाँ याद करना है। अगर बच्चों आपको समस्या आ रही है कि इतने याद कैसे करेंगे, मतलब उसमें ध्यान भूल जाता है, तो यहाँ पे बच्चों आप कोई भी कम से कम 3-4 तो याद कर ही लेना, उसके बाद आध लिख देना। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं अंतराशय, जो कि फल उद्यान की छोटी अवस्था में पेड़ों के बीच रिक्त स्थान, मतलब जो खाली स्थान होता है वो किसी अन्य फसल जैसे बैगन, मिर्च, टमाटर, पत्ता गोभी, शलजम आदि को पैदा करना अंतराशय कहलाता है। और बच्चों इसमें कुछ अतिरिक्त आय प्राप्त होने के साथ साथ खाली भूमि का भी उपयोग हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट, जो अपने आम के पेड़ होते हैं उसके बीच में बच्चों यहाँ पे जैसे बैगन के पेड़ लगा सकते हो, मिर्च है, टमाटर है, पत्ता गोभी, शलजम है। ठीक है, तो उनसे लगाने से यहाँ पे आपको कुछ आय भी प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं नंबर 8 है रोग। एंथ्रेक्नोज यह एक कवक जनित रोग है जिसमें पौधों की शाखाएं सूखने लगती हैं और तथा फलों पर धब्बे पड़ जाते हैं। तो बच्चों ये रोग है, इससे जो अपने पौधों की शाखाएं होती हैं वो सूखने लगती हैं और जो फल होते हैं उस पर धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ब्लैक टिप। तो बच्चों इस रोग में आम के फल का निचला सिरा मुलायम होकर काला पड़ जाता है। तो बच्चों ये रोग है ब्लैक टिप। इससे क्या होता है, जो आम का निचला सिरा होता है वो पहले तो मुलायम होता है और मुलायम होने के बाद वो काला पड़ जाता है तथा बाद में फल सड़ जाता है। और इस रोग से बचने के लिए आम के बाग को ईंट के भट्टे से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट देखते हैं इसके जो कीट होते हैं ना वो। तो यहाँ पे कीट देखते हैं मैंगो हॉपर और मिलीबग आदि। ठीक है, अब बच्चों इसकी उपज देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि इसमें उपज है नंबर 9 120 क्विंटल, मतलब 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है बच्चों, अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं जो कि अपना महत्व दिया इसमें कच्चे आम का उपयोग चटनी, अचार, मुरब्बा आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, और बच्चों इसमें विटामिन ए, बी, सी तथा कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा जैसे खनिज लवण भी अच्छी मात्रा में होते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बहुत उत्तम, मतलब अच्छा फल है और इसकी पत्तियां एवं सूखी लकड़ियों का उपयोग विभिन्न धार्मिक कार्यों में किया जाता है। तो बच्चों जो आम है ना उसका महत्व बताना है कि मतलब इससे होता क्या है। तो बच्चों इससे चटनी, अचार, मुरब्बा आदि बनाने में आते हैं ये काम। और इसमें विटामिन ए, बी, सी तथा कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, खनिज लवण भी अच्छी मात्रा में बच्चों इसमें पाए जाते हैं। और इसमें जो इसके जो पत्ते होते हैं, जो कि सूखी लकड़ियाँ होती हैं, उसका उपयोग जो आपने धार्मिक कार्य होते हैं उनमें भी यूज किया जाता है। तो बच्चों आपको मालूम। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अमरूद की खेती पर वार्डन निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है। यहाँ पर उसका नाम बताना है, वानस्पतिक नाम बताना है, यहाँ पे कुल बताना है और वो कहाँ पाया जाता है उसका स्थान बताना है और इसकी जलवायु बतानी है, उसकी भूमि भी बतानी है और उसकी जातियाँ, उन्नतशील जातियाँ या फिर उसकी किस्में बतानी हैं और इसका प्रसार बताना है और रोग बताने हैं बच्चों यहाँ पे और इसके कीट बताने हैं, उपज और महत्व है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको यहाँ पे जितने मैं अभी आपको फैक्ट बता रहा हूँ वो आपको सबकी सब याद करने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर में आपसे जितने पॉइंट पूछे जाएं मात्र और मात्र आपको बच्चों उन्हीं का आपको जवाब और उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं
जैसे अगर आपका पेपर होता है उसमें पूछ लिया है आपकी जलवायु बताइए, इसकी उसका महत्व बताइए, उसकी उपज बताइए, तो बच्चों अभी आपको फ़िलहाल में आपको सभी याद करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में आपसे इन फैक्टों से कोई भी फैक्ट पूछ लिया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका वानस्पतिक नाम है बच्चों, जो कि अपना अमरूद था। अमरूद का वानस्पतिक नाम है सीडियम गुआजावा, ठीक है बच्चों, और इसका कुल है मेटेरसी, ठीक है बच्चों। तो इसका आपको नाम ध्यान रखना है कि अपना जो अमरूद होता है उसका वानस्पतिक नाम है सीडियम गुआजावा और कुल है मेटेरसी। और बच्चों इसका उत्पत्ति स्थान मतलब कहाँ पर है, तो दक्षिण पश्चिमी एशिया में इसका उत्पत्ति स्थान, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे इसकी जलवायु देखते हैं, इसकी जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो अमरूद शुष्क प्रत सहिष्णु है और इसको उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु में अच्छी प्रकार उगाया जा सकता है और अति शीतल जलवायु में इसे नहीं उगाया जा सकता है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो अपने अमरूद की जलवायु है, यहाँ पर शीतल जलवायु में से नहीं उगाया जा सकता है अमरूद को, ठीक है। अब चलते इसमें नंबर 5 देखते हैं, भूमि। इसके लिए भूमि कैसी होनी चाहिए, तो अमरूद के लिए दोमट मिट्टी, ठीक है, सर्वोत्तम मानी जाती है, मतलब अच्छी मानी जाती है। और बच्चों उसका पीएच मान लगभग 5.5 से 7.5 होना चाहिए, ठीक है। अब चलते यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। इसमें हेडिंग नंबर 6 उन्नतशील जातियाँ या फिर उन्नतशील किस्में। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं ग्वालियर 27, ठीक है, लखनऊ 49, ठीक है। यहाँ पे एक कोष्टक में आप रख लेना सरदार, और इलाहाबादी सफ़ेदा है, ठीक है बच्चों, और चित्तीदार आदि, ठीक है। अब चलते यहाँ पे इसका पॉइंट नंबर 7 है, जो कि अपना प्रसारण विधियाँ हैं, ठीक है। तो इसमें प्रसारण विधियाँ देखते हैं। यहाँ पे दाब लगाना, कर्तन लगाना, ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने आध लिख दिया है, ठीक है, आप भी आध लिख लेना, कम इम्पैक्ट लिखना है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं नंबर 8 है कि जो कि अपना रोग है। तो इसमें रोग देखते हैं पाउडरी, मिल्ड्यू और बिल्ट आदि, ठीक है बच्चों। तो रोग के नाम आप याद कर लेना, पाउडरी, मिल्ड्यू और बिल्ट आदि। तो आपको लगभग रोग भी 2 ही आपको पूछे जाएंगे। और यहाँ पे कीट भी याद कर लेना, फल मक्खी और मिलीबग, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कीट कौन कौन से अपने, फल मक्खी और मिलीबग। अब इसका जो अपना अमरूद था उसका महत्व देखते हैं, मतलब इससे होता क्या है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अमरूद के फलों में विटामिन सी, ठीक है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और इसके ताज़ा फल खाए जाते हैं और अमरूद से जेली भी बनाई जाती है। तो अमरूद में कौन सी बच्चों विटामिन पाई जाती है, विटामिन सी, और इसके ताज़े फल खाए जाते हैं, जो कि और जो अपना अमरूद होता है उससे बच्चों जेली भी बनाई जाती है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, अमरूद की बहार क्या है और यह कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों यहाँ पे बताना जो अमरूद की बहार है वो क्या होती है, ठीक है, और ये कितने प्रकार की है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो अपना अमरूद होता है, अमरूद में फूल एवं फलत, ठीक है, फूल और उसका फलना वर्ष में 3 बार, ठीक है, होता है या फिर 3 बार आती है, और जो कि उसकी बहार कहलाती है। तो अमरूद जो अपना है फूल और उसका फूलना और उस पर फल आना 1 वर्ष में 3 बार आते हैं, उसे ही बच्चों अमरूद की बहार कहते हैं, ठीक है। आपको बच्चे अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा। अब चलिए यहाँ पे इसके देखते हैं कि कितने प्रकार की होती है। तो इसमें नंबर 1 लिया है मैंने, अम्बे बहार। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि अम्बे बहार किससे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ से ही मालूम चल रहा होगा कि अमरूद 1 वर्ष में 3 बार आते हैं, तो ये 3 प्रकार की ही होगी, ठीक है। तो अम्बे बहार देखते हैं। इस बहार में, ठीक है, फल जून जुलाई से सितंबर तक प्राप्त होते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान रखना, अम्बे बहार में अमरूद के फल कब से कब तक आते हैं, तो जून जुलाई से सितंबर तक आते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं नंबर 2 इसकी मृग बहार। तो यहाँ पे जो अमरूद के फल हैं वो मृग बहार में कब आते हैं, तो इस बहार में फल नवंबर से जनवरी तक प्राप्त होते हैं या फिर आते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखते हैं नंबर 3 हस्त बहार।
यह बार उपयुक्त तीनों में से अच्छी मानी जाती है या फिर सर्वोत्तम मानी जाती है। इसके फल मीठे, बड़े, टिकाऊ एवं स्वादिष्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीक़ा से बच्चों ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर है 5। अमरूद की मृगबहार की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कोई 5 सुझाव दीजिए। तो बच्चों, अभी तक आपने RS स्टडी पॉइंट 10 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों पहले आप इसे सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है बच्चों, इसमें देखते हैं अमरूद की मृगबहार की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कोई 5 सुझाव। तो यहाँ पर देखना है 5 सुझाव। नंबर 1, मई के अंतिम सप्ताह में जब अधिक पौधों पर पुष्पन हो रहा हो तो प्रारूहों की छटाई कर देनी चाहिए। तो मई के अंतिम सप्ताह, जो कि अपना मई होता है ना, यहाँ पे देखते हैं बच्चों जो अमरूद है, ठीक है, जो मई के अंतिम सप्ताह में जब पौधों पर अधिक पुष्पन आ रहे हो, ठीक है, तो उसको मतलब छटाई कर देनी चाहिए। ठीक है, और नंबर 2 देखना है बच्चों, इसमें जनवरी माह से मानसून आने तक पौधों की सिंचाई रोक देना चाहिए। तो जनवरी माह से मानसून आने तक, ठीक है, जो पौधों में पानी नहीं देना चाहिए, उसकी सिंचाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नंबर 3 देखते हैं NaA, मतलब नेथलीन एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका बच्चों NaA का फुल फॉर्म है नेथिलीन एसिटिक एसिड। हार्मोन का छिड़काव करना चाहिए जिससे पुष्पन प्रेरित हो, मतलब आने लगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं फैक्ट नंबर 4 है, जो इसका मई जून में पुष्प जाड़ा देना चाहिए। मई जून में पुष्प जाड़ा देना चाहिए जिससे अम्बे बहार पर फल ना आए। ठीक है, और नंबर 5 देखते हैं कुछ स्थानों पर ग्रीष्म ऋतु में पेड़ों की जड़ों की छटाई कर देनी चाहिए। ठीक है बच्चों, जो कुछ स्थान होते हैं ना, वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में पेड़ों की जो अपने उसकी जड़ होती हैं, पेड़ों की जड़, उनकी छटाई कर देनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चों इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवला की खेती पर वर्णन कीजिए। तो बच्चों आंवला की खेती पर आपको बताना है, उसका वानस्पतिक नाम बताना है, कुल बताना है बच्चों, जलवायु, मिट्टी, उन्नतशील जातियाँ या फिर उसकी किस्में, सिंचाई, प्रसारण की विधियाँ, वो रोपण का समय है। ठीक है बच्चों, उसका खाद एवं उर्वरक बताना है, सिंचाई बतानी है, फलों की तोड़ाई एवं पैदावार, महत्व, कीट एवं रोग नियंत्रण बताने हैं उसके। तो बच्चों जो अपना आंवला है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। और बच्चों फिलहाल में आपको ये सब जितने मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ वो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर में आपसे कहीं से भी पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका देखेंगे आंवला का वानस्पतिक नाम। तो इसका आंवले का वानस्पतिक नाम देखते हैं यहाँ पे, ओपिसिलिनेस या फिर फाइलेंथस। ठीक है बच्चों, फाइलेंथस एम्ब्लिका है। जो अपना यहाँ पे आंवला था उसका वानस्पतिक नाम आपको ध्यान रखना है, ओपिसिलिस या फिर फाइलेंथस। ठीक है बच्चों, एम्ब्लिका। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों नामों से आप कोई भी एक नाम याद कर लेना। ठीक है, इसका कुल देखते हैं ईफा ब्रिएसी। ठीक है, इसकी बच्चों अब आंवला है ना, उसकी जलवायु देखते हैं। तो इसकी जलवायु कैसी होनी चाहिए, तो यह नम तथा सूखी, नम माने नमी तथा सूखी दोनों प्रकार की जलवायु में सफलतापूर्वक, मतलब अच्छी तरीक़ा से पैदा किया जाता है। और गर्म हवा तथा पाले से यह अधिक प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, तराई से लेकर पहाड़ों तक 1200 मीटर की ऊंचाई तक इसके वृक्ष बीजू किस्म के उगे हुए देखे गए हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखते हैं इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो आंवला को विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में उत्पन्न किया जा सकता है या फिर उगाया जा सकता है, लेकिन इसकी जो कि सबसे अच्छी वृद्धि एवं फसल पैदावार के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है। तो आपको ध्यान रखना होगा बच्चों, जो आंवला होता है ना, उसे अपन, ठीक है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में उगा सकते हैं, लेकिन इसकी अच्छी पैदावार के लिए, अच्छी वृद्धि के लिए आपको बलुई मिट्टी में इसको लगाना होगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखते हैं इसकी उन्नतशील जातियाँ या फिर उसकी उन्नतशील किस्में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसमें नंबर फर्स्ट में लिया है अगेती किस्में। ठीक है, जो कि जल्दी आती हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं बनारसी
कृष्णा Na9, ठीक है। और नंबर 2 मध्यम किस्में जो कि मध्यम बीज की हैं, ठीक है, इसे देखते हैं चकैया और कंचन। और बच्चे यहाँ पे देखते हैं नंबर 3 पछेती किस्में, मतलब जो कि सबसे लेट आती हैं, ठीक है। तो इसको लेट वाली हैं वो बच्चों फ्रांसिस नरेंद्र आंवला 7 है, ठीक है। यहाँ पे अब देखते हैं इसका जो कि नंबर 5 है प्रसारण की विधियाँ। तो यहाँ इसकी प्रसारण की विधियाँ देखना है। आंवले को पहले बीज की सहायता से उगाया जाता है। तो आंवला होता है ना, उससे पहले बीज की सहायता से बच्चे उगाएंगे और जिसमें फल छोटे आकार के तथा ख़राब किस्म के पैदा होते हैं। और वर्तमान में इसके प्रसारण को वानस्पतिक विधियाँ एनार्चिंग तथा कलकायन प्रयोग में लाई जाती हैं, ठीक है बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है। प्रसारण की विधियाँ आंवले को पहले बीज की सहायता से उगाएंगे और फिर उससे फल छोटे आकार के तथा ख़राब किस्म के पैदा होंगे, ठीक है बच्चों। और वर्तमान में उसके बताना है जो वानस्पतिक विधियाँ एनार्चिंग और कलकायन प्रयोग में लाई जाती हैं, ठीक है। अब इसका देखते हैं नंबर 6 7 है, जो कि अपना 6 है, पहले उसे देखेंगे रोपण का समय। तो कलकायन के द्वारा तैयार किए गए पौधे जुलाई के महीने में लगाने चाहिए, ठीक है बच्चों। रोपण का समय मतलब ये कब लगाना चाहिए। तो कलकायन के द्वारा तैयार जो किए जाते हैं वो पौधे जुलाई के महीने में लगाने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे से आप संभाल लेना, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखते हैं नंबर 7 सिंचाई। तो इसकी सिंचाई के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं बरसात में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यदि वर्षा देर से या फिर अनियमित होती है, ठीक है, जो कि तो 1-2 सिंचाई कर देना चाहिए। सर्दियाँ गर्मियों में इनको 15 दिन बाद या फिर 1 सप्ताह के अंतर में सिंचाई कर देते हैं। तो सिंचाई में बच्चों आपको ध्यान रखना है, अगर बरसात में इसमें जो अपनी सिंचाई होती है, जो बरसात में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है या फिर बरसात के दिनों में बरसात नहीं हो रही है या फिर लंबा सूखा पड़ रहा है, तो बच्चों यहाँ पे इसमें आप 1 या 2 सिंचाई कर देना। और गर्मियों में लगभग 15 दिन या फिर 1 सप्ताह के अंदर आप सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें चलते हैं नेक्स्ट अब देखते हैं नंबर 8 है खाद एवं उर्वरक। जो अपने आंवला है ना, उसमें खाद एवं उर्वरक बताना है बच्चों। तो वानस्पतिक वृद्धि के लिए छोटे पौधों को 20 ग्राम, ठीक है, और अच्छी सड़ी गोबर की खाद, ठीक है, 200 ग्राम अमोनियम सल्फेट प्रति पेड़ प्रतिवर्ष देना ठीक होता है। तो यहाँ पे अमोनियम सल्फेट है वो प्रत्येक पेड़ को प्रतिवर्ष देना है, ठीक है। और जब पौधों पर फल आने लगे तो फूल आने से पहले 2.7 किलोग्राम से 3.6 किलोग्राम सुपर फास्फेट प्रति वृक्ष या प्रति वर्ष देना उचित होता है। तो बच्चों आपको ये खाद एवं उर्वरक भी अच्छे तरीक़े से ध्यान रखना है। यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैं बताता हूँ फिर आपको। तो वानस्पतिक वृद्धि के लिए छोटे पौधे होते हैं ना, उनको 20 किलोग्राम अच्छी और सड़ी गोबर की खाद, ठीक है, 200 ग्राम अमोनियम सल्फेट प्रति पेड़ प्रति वर्ष देना चाहिए, ठीक है। और जब पौधों में फल आने लगे तो फूल आने से पहले 2.7 से 3.6 किलोग्राम सुपर फास्फेट है प्रति वृक्ष प्रति वर्ष देना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसमें देखते हैं अब नंबर 9 है फलों की तुड़ाई एवं पैदावार। तो फलों की तुड़ाई और उसकी पैदावार देखते हैं या फिर उसे उपज भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखते हैं आंवले के जो अपना आंवला होता है ना, उसके पेड़ पर उगने के 8वें या 10वें वर्ष से थोड़े फल आने आरंभ हो जाते हैं। तो आंवला का पेड़ होता है, उसके उगने से 8वें या फिर 10वें वर्ष से थोड़े फल आने, ठीक है, कम हो जाते हैं, मतलब थोड़े फल आने आरंभ हो जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं। फूल अप्रैल में पैदा होते हैं और फल सितंबर से नवंबर तक तैयार हो जाते हैं। 40 वर्ष बाद यह पूरी पैदावार देने लगता है और इस समय प्रत्येक पेड़ से प्रति वर्ष 4 से 5 क्विंटल फल प्राप्त होते हैं। तो बच्चों आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है, जो आंवले के पेड़ हैं, पेड़ पर उगने के 8वें या 10वें वर्ष से थोड़े फल, ठीक है,
आने आरंभ हो जाते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने अभी आपसे कम बोल दिया था, यहाँ पे आपको लिखना है 8वें या 10वें वर्ष से थोड़े फल आने आरंभ हो जाते हैं, मतलब और स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से, और फूल अप्रैल में पैदा होता है और सितंबर से नवंबर तक तैयार हो जाते हैं। ठीक है, 40 वर्ष बाद यह पूरी पैदावार देने लगता है, जो आंवले का पेड़ होता है वो। ठीक है, और इस समय प्रत्येक पेड़ से प्रति वर्ष लगभग 4 से 5 क्विंटल फल प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको बच्चों इसे आप सही नोट कर लेना। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने कम बोल दिया था, यहाँ से स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं नंबर 10 महत्व है। यह अपच, दस्त, मधुमेह आदि बीमारियों के काम आता है। ठीक है बच्चों, आंवला है ना, तो यह अपच हो जाए, दस्त होने लगे, मधुमेह रोग हो जाए, ठीक है, तो आदि बीमारियों के काम ये आएगा। और इसमें विटामिन सी अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। बालों के लिए यह एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग होता है। इससे त्रिफला, च्यवनप्राश तथा कई आयुर्वेदिक औषधियों का भी निर्माण होता है और इसका उपयोग अचार, मुरब्बा, चूड़ आदि बनाने में किया जाता है। इसे पवित्र फल माना जाता है। तो बच्चों आपको जो आंवला उसके बारे में बताना है, महत्व है, तो यह अपच, ठीक है, दस्त, मधुमेह आदि बीमारियों का काम आता है। और इसमें बच्चों विटामिन सी भी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, अत्यधिक पाई जाती है। और बालों के लिए बच्चों आपको ध्यान रखना यह एक एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, और इससे त्रिफला, च्यवनप्राश हुआ, मुरब्बा हुआ, ठीक है, अचार हुआ आदि चूड़ बनाने में इसका उपयोग होता है और इसे पवित्र फल भी माना जाता है आंवले के पेड़ को। ठीक है, अब देखते हैं इसके कीट। नंबर 1 है दीमक नियंत्रण। तो दीमक है ना, उस पर नियंत्रण लगाना है। ठीक है, तो इसकी रोकथाम के लिए पौधरोपण से पहले 50 ग्राम मिथाइल पैराथियोन चूड़ मिट्टी में मिलाकर गड्ढों भर देना चाहिए। ठीक है, तो दीमक है ना, उसको कैसे रोकना चाहिए, तो यहाँ पे उसकी रोकथाम मैंने आपको बता दी है। 50 ग्राम मिथाइल पैराथियोन जो कि अपना चूड़ है वो मिट्टी में मिलाकर गड्ढे में भर देना चाहिए, उससे यहाँ पे फिर दीमक नहीं लगेगी। ठीक है, अब नंबर 2 देखते हैं इसमें पत्ती खाने वाला कीट पर नियंत्रण। जो पत्ती उसकी खा जाता है उस पर कैसे नियंत्रण करें, तो इसकी रोकथाम के लिए इंडोसल्फान मोनोक्रोटोफास 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से या फिर मोनोक्रोटोफास का 10 से 15 दिन के अंतराल से 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। अगर बच्चों आप ऐसा करते हैं तो जो पत्ती खाने वाला कीट है वो फिर ऐसा उस पत्ती को नहीं खाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसका आंवला का जो कि रोग है, उसे रोग को देखते हैं। नंबर 1 बच्चों यहाँ पे आंवला रस्ट। ठीक है, आंवला रस्ट, इस पर नियंत्रण लगाना है। तो इसकी रोकथाम के लिए 2% ठीक है डायथेन जेड रोग 78 का छिड़काव 15 दिन के अंतराल, मतलब उसके अंदर ही करना चाहिए, 15 दिन के अंदर। ठीक है, नंबर 2 है जो अपना रोग था आंवला रेस्ट, उस पर मैंने आपको नियंत्रण बताया है। और नंबर 2 ठीक है, यहाँ पे नंबर 2 देखते हैं, यहाँ पे काउंटिंग गलत हो गई है बच्चों। नंबर 2 यहाँ पे करने से उकटा, इसे बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए गाय के गोबर से तने पर लेप कर देना चाहिए एवं काली पॉलीथीन से पेड़ के छाले पर मल्च बिछा देनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो रोग हैं उस पर नियंत्रण हो जाएगा अपने उकटा रोग पर। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 7 है, नींबू की खेती पर वर्णन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अब आपको नींबू के बारे में बताना है, उसे कैसे करना है। तो यहाँ पर देखते हैं उसका वानस्पतिक नाम बताना है, कुल बतानी है, उसके लिए भूमि बतानी है, जलवायु बतानी है, खाद्य एवं उर्वरक बताना है, उन्नतशील जातियाँ या फिर उसकी किस्में बतानी है, सिंचाई बताना है, कर्तन, पौधों में अंतर, पैदावार मतलब कितनी दूरी पर कैसे लगाना चाहिए वो आपको सब यहाँ पे उसको डिटेल में बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं उसका सबसे पहले जो अपना नींबू तना उसका वानस्पतिक नाम, तो उसका वानस्पतिक नाम है साइट्रस
ऑरेंटिफिलिया, ठीक है, साइट्रस ऑरेंटिफिलिया। तो बच्चों आपका ये अच्छी तरीक़ा से वानस्पतिक नाम याद रखना होगा। और बच्चों इसका कुल है रूटेसी। क्या है कुल बच्चों इसका? रूटेसी। अब इसकी भूमि देखते हैं। तो इसके लिए भूमि कैसी होनी चाहिए? तो अधिक उपजाऊ दोमट मिट्टी को, ठीक है, जो कि 2.5 से 3 मीटर से कम गहरी ना हो, और इसके लिए उपयुक्त रहती है भूमि का पीएच मान 7.5 मतलब 7.5 होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट चलते हैं जलवायु। तो भारत में समुद्र से 1600 मीटर की ऊंचाई पर इसकी खेती संतोषजनक तरीके से की जाती है या फिर की जा सकती है। संतरा मध्यम गर्मी व सर्दी सहन करता है। खट्टी किस्म के नींबू के लिए शुष्क तथा नमी जलवायु अच्छी होती है और 28% फ़ारेनहाइट से कम ताप हानिकारक होता है। कम वर्षा वाला क्षेत्र जहां सिंचाई का साधन अच्छा हो वह अच्छा होता है। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है इसकी जलवायु के लिए। तो यहाँ पर जलवायु है 1600 मीटर की ऊंचाई पर इसकी खेती संतोषजनक तरीके से की जा सकती है। तो मतलब अच्छे तरीक़ा से की जा सकती है। संतोषजनक का मतलब ये होता है यहाँ पे। और संतरा मध्यम गर्मी व सर्दी सहन करता है। जो संतरा होता है वो मध्यम गर्मी और सर्दी को सहन करेगा। और खट्टी किस्म के नींबू के लिए शुष्क तथा नमी जलवायु अच्छी होती है और 28 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम ताप हानिकारक होता है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और कम वर्षा वाला क्षेत्र जहाँ सिंचाई का साधन अच्छा हुआ है अच्छा होगा, ठीक है। अब बच्चों इसके देखते हैं खाद्य एवं उर्वरक। तो इसके खाद्य एवं उर्वरक बताना है। नंबर 5 गोबर की सड़ी खाद 20 किलोग्राम, अंडे की खाद 300 ग्राम, ठीक है, यूरिया 2 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 1.5 किलोग्राम मतलब 1.5 किलोग्राम, ठीक है, और पोटेशियम क्लोराइड 300 ग्राम। इन्हें फरवरी, जून और सितंबर में देते हैं तथा गोबर की खाद दिसंबर में देनी चाहिए, ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट उन्नतशील जातियाँ या फिर इसकी किस्में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे नींबू को और किन किन नामों से जाना जाता है, जैसे कागजी नींबू हुआ, खट्टा नींबू हुआ, यूरेका, ठीक है, जिनोवा, गलगल, प्रेमालिनी, कागजी कला, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अब आप आद लिख देना और आपको बच्चों 2-3 याद कर लेना, उसके बाद लिखने के बाद आद आप लिख दिया करो, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसकी सिंचाई। इसकी सिंचाई देखते हैं जो कि अपना नींबू है। नींबू की खेती के लिए अधिक भरा हुआ पानी हानिकारक होता है। तो बच्चों जो नींबू की खेती है, ठीक है, उसके लिए अधिक पानी भरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पेड़ों के लिए हानिकारक होगा। परंतु नमी रहना आवश्यक है, ठीक है बच्चों, परंतु वहाँ पर गीला रहना चाहिए। नमी का मतलब होता है आता है गर्मियों में अधिक तथा सर्दियों में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो बच्चों इसमें गर्मियों में तो अधिक और जो सर्दी मतलब ठंडा मौसम आता है उधर फिर सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। तो बच्चों अभी तक आपने RS स्टडी पॉइंट 10 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएँ, जिससे कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बच्चों आपको मिले, ठीक है। अब इसका देखते हैं कर्तन। नंबर 7 है पौधों को छोटी अवस्था में कर्तन की आवश्यकता होती है और ऐसा करने में शाखाओं को काटकर पौधों का क्राउन बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। जल प्रारोह तथा रोगग्रस्त घनी शाखा में काट छांट करना आवश्यक है। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं नंबर 8 है पौधों में अंतर। तो सभी प्रकार के नींबुओं जो कि अपने नींबू होते हैं उनके पौधे के लिए 6x6 मीटर दूरी उचित रहती है। तो बच्चों आपको पेड़ 6x6 की मीटर की दूरी पर पौधा लगाना है नींबू का, ठीक है। अब इसके देखते हैं पैदावार। पूर्ण विकसित नींबू से 1000 से 1500 फल प्राप्त होते हैं।
जो पैदावार है उसके बारे में बताना है। पूर्ण विकसित मतलब जो नींबू का पेड़ है वो अच्छा हो जाएगा, मतलब अच्छी तरीक़ा से उसका विकास हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद लगभग उससे 1000 से 1500 फल एक ही नींबू के पेड़ से आपको प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे टॉपिक आपका समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट 10 है, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और बच्चों आप अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन उनको भी मिले और आपको भी मिले। और बच्चों आपके शेयर करने से कुछ उन बच्चों को भी मदद मिल जाएगी। धन्यवाद।